हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। किरवाणी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। जैसा कि आपको ऊपर स्क्रीन पे जो मैंने मैप लगाया हुआ है इससे भी दिखाई दे रहा है कि हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये इसका लोगो है जानकारी देने के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि मैंने आज का जो टॉपिक लिया है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ही क्यों लिया है। तो पहली बात तो समझ लें कि जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत में है वो यूनेस्को के जो नेटवर्क प्रोग्राम है उसमें प्रोटेक्टेड एरिया के तौर पे इनको शामिल किया गया है। इसमें भी जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो भी भारत का पहला ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको यूनेस्को नेटवर्क एरिया में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये भारत का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर जाना जाता है। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना की हम अगर बात करें, प्राणी जगत की हम बात करें, पादप जगत की, तो इन सभी की बहुत सारी जो रेयर स्पीसीज हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। क्लाइमेटिकली भी ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जोन है। तो बहुत सारी और बातें हैं जिसको लेकर के ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, मान लिया कि ये इतना कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी जो कि हो सकता है आपको पता ही ना हो और उन पर प्रश्न पूछे जरूर जाते हैं, ये कंफर्म बात है। यूपीएससी के एग्जाम्स हों, स्टेट पीएससी के एग्जाम्स हों, छोटे एग्जाम्स हों, जनरली सभी पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व और स्पेशली नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये तो आपको मैप में ही दिखाई दे रहा है, मोटा मोटा बातें करें, हालांकि पिछले में बता चुका हूं मैं आपको कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो 3 स्टेट में फैला हुआ है। इसका जो एक्सपेंशन है बेसिकली 3 स्टेट में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो इन 3 स्टेट्स में ये अपने को देखने को मिलता है। और इसकी अगर विशेषताएं मोटा मोटा जानने की कोशिश करें, जैसा मैंने आपको यहाँ मेंशन किया कि ये 3 स्टेट में देखने को मिलता है, तो इसमें सबसे बड़ी बात आती है इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है वो कितना है। तो इसका एरिया कितना है, 5520 वर्ग किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है। ये 5520 में बात कर रहा हूँ, ये पूरा पूरा जो तीनों स्टेट्स में है उसके बारे में। इसके अलावा भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो किस स्टेट में है। तो सिंपल सा जवाब मिलेगा आपको, किसमें है, तमिलनाडु, 2537.6 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद स्थान आता है कर्नाटक का, जहाँ पे हम बात करते हैं 1527.4 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और केरल में 1455.4 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। तो कुल मिलाकर के तीनों स्टेट में है और सर्वाधिक जो इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हमें किसमें, हाँ, तमिलनाडु में, इसके बाद कर्नाटक में और इसके बाद केरल में। क्लियर। अब जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। मैन एंड बायोस्फीयर तो अपना एक प्रोग्राम है, यूनेस्को का ही प्रोग्राम है, लेकिन जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व जो नॉमिनेट किए जाते हैं उनको हम MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत ही नॉमिनेट करते हैं। तो भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो नॉमिनेट किया गया था MAB के तहत वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इससे भी इम्पोर्टेंट बात, जनरली इस पर पूछ लिया जाता है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1986 में हुई थी, लेकिन यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कैटेगरी में इसको कब शामिल किया गया था। तो इसका जवाब आपको पता है, वर्ष 2000 में। ये इन्फॉर्मेशन भी ऑलरेडी पहले दी जा चुकी है। हाँ, ये एक नई चीज अपन मान सकते हैं कि 1986 में इसको भारत द्वारा नॉमिनेट किए जाने के बाद 2000 में यूनेस्को द्वारा इसको अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किए जाने के बाद इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब मिला। तो जवाब है इसका कितना, वर्ष 2012 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। अगर हम जाने इसके बाद, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो
इतना बड़ा विस्तार इसका है, इसके बावजूद भी आप यहाँ पाएंगे कि यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, 8 नेशनल पार्क से 11 नेशनल पार्क यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 20 एंडेमिक स्पीसीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, जिसे हम स्थानीय प्रजातियां कहते हैं, जो कि दुनिया में और कहीं देखने को मिलती ही नहीं है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारी स्पीसीज हैं। एक तो पादप प्रजाति है जो कि श्रीलंका में पाई जाती है, या फिर श्रीलंका के बाद इस जगह पाई जाती है। तो ये अपने आप में एक स्पेसिफिक एक इंफॉर्मेशन इसके लिए लेकर के है। तो अगर इसको पूरा एक्सपेंशन देखें, इस मैप में अगर हम देखना चाहें, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें बहुत सारे नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो प्रश्न पूछा जाता है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के उत्तर से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे एक मैप में आप देख सकते हैं कि जो कावेरी नदी है, जिसे आप दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, तो जो कावेरी नदी है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के उत्तर से होकर के बहती। क्लियर? इसके अलावा हमें यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क्स, रिजर्व फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ब्रह्मगिरी। हालांकि सभी इम्पोर्टेंट है, ले हम बात कर रहे हैं इस समय। तो कौन कौन से नेशनल पार्क या फिर रिजर्व फॉरेस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये है ब्रह्मगिरी, बिल्कुल नॉर्थ और ईस्ट में, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में आपको देखने को मिल जाती है। इसके नीचे आपको मिलती है अर्नालम। अर्नालम का जो प्लेस है ये भी आपको कहाँ मिलता है, नॉर्थ वेस्ट में ही आपको देखने को मिल जाता है। एक नेशनल पार्क है राजीव गांधी नेशनल पार्क, और इसके जस्ट साइड में एक नरसिम्हा बुद्धि झील है, यहाँ देखने को आपको मिल जाती है। क्लियर? अगर इसको भरें तो एक तरह दिखाए तो ये पूरा का पूरा एरिया है ऑलमोस्ट वी शेप लिए हुए है, हम ये कहें कि यू शेप लिए हुए, थोड़ा सा और इसको ब्रॉड करते हैं तो हमें यू शेप्स में मिलता हुआ दिखाई देता है। ओके, तो ये जो एरिया का जो तरीका है, अगर इसको ड्रॉ करेंगे, रॉ ड्रॉ करें ऐसे, तो जनरली कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। ओके, और इसके उत्तर में हमें कावेरी नदी बहती हुई नजर आएगी। तो जैसे मैंने आपसे कहा, काफी सारे बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कौन कौन से बायोस्फीयर, सॉरी नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से और नेशनल पार्क हमें देखने को मिलते हैं, जैसे बांदीपुर है कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है, कलपेट्टा फॉरेस्ट कॉफी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे अपने देखने को मिलता है मैसूर के आसपास। दूसरी हम बात करें कि इसी बायोस्फीयर रिजर्व के साइड में हमें मैसूर की पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं, तो ये मैसूर की पहाड़ियों से लगा हुआ क्षेत्र भी है। इसके अलावा हम बात करें, मुकोर्ती नेशनल पार्क हमें यहाँ देखने को मिलता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क हमें यहाँ पे मिल जाता है। साइलेंट वैली के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, साइलेंट वैली को हम भारत में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव जोन के तौर पे, इको सेंसिटिव जोन के तौर पे भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेयर स्पीसीज या एंडेंजर्ड स्पीसीज का एक घर माना जाता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है, बेसिकली आप जानते हैं इस चीज को। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप यहाँ पर घूमने के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो एंट्रेंस मिलती है वो रोप वे के द्वारा मिलती है। आपको ऊपर रोप से उतारा जाएगा और तब आप नीचे जाएंगे। आप उसे रोप से जब नीचे जाएंगे तो पूरा पूरा एक जितना भी अच्छा लैंडस्केप है उसको आप यहाँ पे देख पाते हैं। बहुत प्यारा दृश्य आपको देखने को मिलता है उस समय। तो ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे तलाई मलाई देखने को मिलेगी, इसके नीचे मथाई मलाई देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं इनको दो भागों में बांटते हैं। एक तो है नीलगिरी नॉर्थ फोल्ड, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, वो इसका नाम दिया जाता है सदर्न, ये तो हो गया नॉर्थ लिखा, यहाँ पे हम बोल देते हैं नीलगिरी साउथ फोल्ड। तो ये दो पहाड़ियों का जो फोल्ड है उसके बीच में यहाँ पे हम इसको डिवीजन करते हैं। इसके अलावा शिरवनी की फुटहिल्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो हालांकि बहुत लंबा टॉपिक है, हमें शॉर्ट में खत्म करना है, तो इसलिए ज़्यादा जल्दी करके पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक ओवरव्यू मैंने यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें कितने सारे नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर इसको हम देखें आगे कि और आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है, तो हम बात करें कि ये जो पूरा पूरा जैसे मैप ऊपर भी आप देख चुके हैं पहले, यहाँ भी हम वही बात कहने जा रहे हैं कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। थोड़ा मैप को साफ हो गया सामने, तो आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा में नहीं लेके चलना है, हमें देखना है ये वाला हिस्सा। तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इस हिस्से में जो हमें प्रोटेक्टेड एरिया है वो हमें देखने को मिलता है, और यही है क्या है, नीलगिरी फॉरेस्ट रिजर्व के तौर पे
जाना जाता है। इसके बारे में हल्की सी जानकारी हम अगर लेना चाहें तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो ये है कि जो अपना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये बेसिकली अपना किस में आता है, मालाबार फॉरेस्ट आता है, या जिसे बोलते हैं मालाबार रेन फॉरेस्ट के नाम से हम जानते हैं। जब आपने कोस्ट लाइन पढ़ी थी तब आपने पढ़ा होगा मालाबार उत्कल वगैरह, जब बातें की थी, जब हम इंडियन कोस्ट के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करें तो बेसिकली ये जो एरिया है मालाबार कोस्ट का एक हिस्सा है, या हम ये कहें मालाबार रेन फॉरेस्ट का एक हिस्सा है। ओके, इससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम करना चाहें कि जो प्रश्न के पूछ भी लिया जाता है कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो किसका भाग है। अब किसका भाग है मैं पूछता है तो पूछता है वो क्या ये पश्चिमी घाट का भाग है, ये तो आप नाम पहले सुने होंगे कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये आपने पहले सुना होगा। ओके, तो पश्चिमी घाट का भाग है या फिर पूर्वी घाट का भाग है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो अपना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये दोनों के एक सम्मिलन बिंदु पर स्थित है। पूर्वी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है, एक कंजंक्शन पे है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न में ऑप्शन दिया जाता है और कहा जाता है स्पेसिफिकली आपको अगर बताना है तो जवाब अब आपका क्या होगा कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिमी घाट पर है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, पश्चिमी घाट पर है। ये अपने पश्चिम के घाट है। पश्चिम के घाट के बारे में आपको जानकारी हल्की फुल्की पहले से होगी ही, जहाँ तक मेरे को आइडिया है। आपको इतना तो पता होगा कि जब हम पश्चिमी घाट के बारे में बात करते हैं, पूर्वी घाट के बारे में बात करते हैं, तो एक चीज़ आपको जनरली आपको पता होती है कि जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं ये बिल्कुल कंटिन्यूस होती हैं, सतत होती हैं, इनमें कोई ब्रेक नहीं होता। जबकि हम जब बात करते हैं पूर्वी घाट की, ईस्टर्न कोस्ट के पहाड़ियों की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये जो पहाड़ियाँ हैं बेसिकली बीच बीच में ब्रेक नहीं पड़ी, ये कंटिन्यूस नहीं है, बीच बीच में कैसी हैं, ब्रेक है। अभी ब्रेक क्यों है, इसका भी मूल कारण ये है कि जो इस भूभाग में नदियां प्रवाहित हो रही हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कावेरी नदी आपको यहाँ से ऊपर से बहती हुई नजर आती है, और इसका बहाव किधर जाता है, बेसिकली इसका बहाव बंगाल की तरफ जाता है। अब जब ये जाता है आगे तो अपना डेल्टा बनाती हैं, इसकी सारी नदियां हैं वो भी इसमें होकर गुजरती हैं, तो इसको पूरा पूरा एक खंड कर देती हैं, विच्छिन्न कर देती हैं। दैट इज वाई जो पहाड़ियां हैं यहाँ की कैसे हो जाती हैं, डिसकंटिन्यूस हो जाती हैं। तो ये मेजर अपने आप में डिफरेंस है वेस्टर्न घाट की और पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां हैं उनको लेकर के। फिलहाल हम चर्चा उस पर नहीं कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की। तो नीलगिरी बायोस्फीयर की हमने बात की, तो अगर प्रश्न आता है कि ये कहाँ पर है तो हमें जवाब देना है ये पश्चिमी घाट पर। क्लियर। इसके अलावा दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि एक दो मैं पॉइंट बना के रखूंगा यहाँ पे, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। यहाँ पे हम बात करें तो एक प्रश्न और बनता है कि नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बेसिकली जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी के पठार पर, ये बेसिकली पूरा पूरा क्या है, एक नीलगिरी का पठार है। और इस पठारी भाग में ये भी कह चुके हैं साथ में कि ये अपनी जो वेस्टर्न कोस्ट है उसकी जो पहाड़ियाँ हैं उसको लेकर के बना हुआ उसका एक हिस्सा है ये। तो नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं, पहाड़ियाँ हैं तो उसकी चोटियाँ भी होंगी। तो एक प्रश्न बनता है कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी क्या है, हाईएस्ट पीक ऑफ द नीलगिरी इज। तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, दोदा बेटा। क्या नाम है उसका, दोदा बेटा। और इसकी हाइट है 8,652 फीट। कितनी है इसकी, 8,652 फीट इसकी ऊंचाई है। नाम क्या है इसका, दोदा बेटा। क्लियर। यहाँ पर इसका ये हिस्सा है बेसिकली कहाँ पे पड़ता है, ये तमिलनाडु में आती है। इसका जो अगर देखा जाए लोकेशन हम बात करें दोदा बेटा की, आती कहाँ पे, तमिलनाडु। ऊंचाई कितनी है इसकी, 8,652 फीट इसकी ऊंचाई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने नाम सुना होगा ऊटी, अपना एक हिल स्टेशन है, टूरिस्ट प्लेस है। तो ऊटी भी बेसिकली इसी स्थान के आसपास पड़ता है, जिसे उटमंडलम भी हम कहते हैं। ठीक है, इसका नाम जो साउथ में है उटमंडलम या उटमंडलम के नाम से भी जानते हैं। ऊटी अपन इन शॉर्ट अपन बोलते हैं, हिल प्लेस एरिया। ये जो ऊटी है, सॉरी जो दोदा बेटा है, ये दक्षिण भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक है। आई रिपीट, जो दोदा बेटा है वो साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की
सेकंड हाईएस्ट पीक है या दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो फिर प्रश्न साथ में ये भी उठता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये प्रश्न आई थिंक आप सबको पता होगा, हालांकि मेरे बोलने से पहले आपको उसका जवाब दे देना चाहिए, कमेंट बॉक्स में भी आप बाद में लिख सकते थे। खैर फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदई। नाम याद आया? हाँ, तो अन्नामुदई साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,842 फीट। और बेसिकली केरल के एर्नाकुलम में है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये कहाँ पर है? केरल के एर्नाकुलम में है। क्लियर? तो ये चीज बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो ये मोटा मोटा जानकारी हमने यहाँ पे ली। ये पूरा एरिया कितना है, मैं ज़्यादा लंबा यहाँ पे बेसिकली जाऊँगा नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, जो कि हमें फिलहाल करना नहीं है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमने अब तक जो जानकारी प्राप्त की वो क्या थी? इसमें हमने देखा कि जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको 1986 में नॉमिनेट किया गया। वर्ष 2000 में यूनेस्को में आया। 2012 में इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल कर लिया गया। इसके बाद जैसे बात मैंने की थी कि इसमें बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, वो कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, और कुछ शब्द मैं यहाँ पे बाद में जोड़ूंगा जिसको लेकर के आपको थोड़ी सी छोटी छोटी जानकारी देके हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, उनमें से मेन जो नेशनल पार्क है उनके बारे में बात करना चाह रहा था कि अगर प्रश्न अभी आ भी आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो नेशनल पार्क्स हैं, चलिए आप याद कर लेते हैं कि तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, केरल में है, लेकिन ये सब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के हिस्से हैं। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको रिमाइंड करने के लिए इनके नाम यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो तमिलनाडु में जो नेशनल पार्क्स हैं कौन कौन से हैं? पहला है मुदुमलाई नेशनल पार्क, दूसरा है मुकुर्थी नेशनल पार्क, और तीसरा है अपना सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य। तो तीनों के तीनों ही कहाँ मिलते हैं? अपने को तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से कर्नाटक में भी अपने को दो नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा हैं। वो कौन कौन से हैं? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर पर तो बहुत प्रश्न आ चुका है, कई बार प्रश्न आ चुका है, नागरहोल पर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, सत्यमंगलम में भी प्रश्न पूछते हैं। खैर, साइलेंट वैली के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन है। आप सबको भी इसका इल्म है कि ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो केरल में जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उनमें कौन कौन से हैं? साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। अरलम के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य वहाँ पे है। इसके अलावा वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, ये वायनाड अभी हाल में फेमस रहा था। क्यों रहा था आपको जानकारी, अभी चुनाव होकर चुके हैं, तो वहाँ पर अपने जो राहुल गांधी हैं कांग्रेस के नेता, उन्होंने यहाँ से लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ा था, जीते थे भारी मतों से, जीत दर्ज की थी यहाँ पे। तो वायनाड वही एरिया है बेसिकली, केरल में थोड़ी देर पहले हम बात कर चुके हैं वायनाड। तो साइलेंट वैली, अरलम, वायनाड, और इसके अलावा एक और वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसका नाम है करीमकुझा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब किसके हिस्से हैं? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के हिस्से हैं। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें कि मैंने हाँ एक चीज़ जो शुरू में कहना भूल गया था कि हम जब बात करते हैं कि भाई जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये किस नाम पे लिया गया है, इसका नामकरण कैसे हुआ है। सबसे पहले आप ये शुरुआत करते हैं, अपन थोड़ा लेट शुरुआत करते हैं कि नीलगिरी की हम बात करें तो इसके पीछे कई सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। उनमें से दो प्रमुख के बारे में बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कि पहला तो ये कि तमिल भाषा में हम बात करें तो नीलम का मतलब होता है ब्लू, नीला। तो तमिल वर्ड नीलम और संस्कृत का वर्ड है गिरी, जिसको आप ढंग से जानते हैं, इसका मतलब होता है पर्वत, पहाड़। ओके, तो उससे मिलकर के बना है नीलगिरी। इसके अलावा जो एक शब्द हमने बात की नीलकुंज, जो सामने रखा होगा, इसके बारे में मैं कहना चाह रहा था कि जिस समय हम ये बात करते हैं कि जब पश्चिमी घाट पर जो अपना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पर जब इसकी पहाड़ियों पर एक ऊंचाई पर हम बढ़ते हैं आगे, ये हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो जो वनों का जो रूप है वो बदल जाता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ और आप समझ सकते हैं कि जो अपने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है, बेसिकली अगर इसके पश्चिम में हम बात करें
नीलगिरी को उठाएं पूरे को। इसके पश्चिम में हम बात करें तो हमें यहाँ पर सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। कौन से प्रकार के? लेकिन उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ओके, ट्रॉपिकल टाइप के अपने जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो मिलते हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें कहाँ मिलते हैं? वेस्टर्न साइड में मिलते हैं। और इसके जस्ट पश्चिम की साइड में, सॉरी पूर्व की साइड में हम अगर देखें तो हमें यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जिसे हम उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के नाम से जानते हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है जिसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे नीलकुंजी की बात जब चली है आगे। तो यहाँ पे जो एक प्रजाति है या एक प्रकार का वन का एक प्रकार पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं शोला वन। क्या कहते हैं उसे? शोला वन के नाम से जानते हैं। तो जो शोला वन है इसके बारे में चर्चा करें, उसी में अपने बात करेंगे नीलकुंजी की। तो जो जब हम पहाड़ी की ऊंचाई पे आते हैं तो नीचे की साइड में हमें उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, किसी भी पहाड़ी की हाइट में ऊपर चढ़ते हैं, तो हमें वनों के प्रकार बदलते हुए नजर आते हैं। तो जनरली हमें जो वन मिलते हैं वो बोलते हैं टेम्परेट प्रकार के मिलते हैं, जिसे हम शीतोष्ण वन कहते हैं। नीलगिरी की भी वही सेम खासियत हमें देखने को मिलती है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हमें वन मिलते हैं शोला वन। कौन सा वन मिलते हैं? शोला वन। ये एक प्रकार का शीतोष्ण वन का प्रकार है। और इस शोला वन में एक विशेष प्रकार की झाड़ मान सकते हैं, श्रब मान सकते हैं, वो उगती है जिसे हम बोलते हैं नीलकुंजी। इसके काफी सारे गुण बताए जाते हैं, फिलहाल उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो इस नीलकुंजी के नाम पर भी हमें इसका नाम क्या दिया गया है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व नाम दिया गया। तो दो तीन चीज़ें यहाँ पे वापस से स्पष्ट होती हैं। वो ये कि जो पश्चिमी घाट का, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पश्चिमी घाट में जो मालाबार रेन फॉरेस्ट है उसमें का ये हिस्सा है। इसके बाद मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इस साइड में आपको जो वनों के प्रकार मिलते हैं वो आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। इसके पूर्वी साइड में हमें उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन देखने को मिलते हैं। क्लियर? इसके अलावा मैंने बात की जैसे जैसे आप इस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, मतलब इनके साथ ऊंचाई पर जाने की कोशिश करते हैं, तो आपको वनों के प्रकार में परिवर्तन देखने को मिलता है और वो वन होते हैं शोला वन। और इसमें जो पाई जाने वाली जो नीलकुंजी है उसके नाम पर इस वन का नाम रखा गया है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं दोदा बेटा के बारे में। बता दिया मैंने आपको, अन्ना मोटाई के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। एक और जगह है, ये भी इसी का एक हिस्सा है, क्योंकि हम बात कर रहे थे अभी नीलकुंजी की, शोला वन की, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन की। इसी को लेकर के एक वन का प्रकार, सॉरी एक जगह है बिलिगिरी रंगा। ये बेसिकली तमिलनाडु में इस साइड में पड़ता है बिलिगिरी रंगा। ये बिलिगिरी रंगा की बहुत बड़ी खूबी है जिसको लेकर के मैंने यहाँ पे स्पेशली इसको मेंशन किया है। बिलिगिरी रंगा एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अगर देखें, अगर इसे हम इस तरह से ड्रॉ कर लें, सपोज करें कि बिलिगिरी रंगा है, ओके, तो बिलिगिरी रंगा में एक अजीबोगरीब कंडीशन देखने को मिलती है। वो ये कि एक बहुत ही स्लाइट, बहुत हल्की सी एक सीमा रेखा बनती है। और वो सीमा रेखा किस चीज़ की बनती है कि आपको इसके पश्चिम की साइड में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेंगे और इसके जस्ट पूर्व की तरफ आपको उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन देखने को मिलेंगे। मतलब आपको मुश्किल से कुछ ही मीटर की दूरी पे आप जाएंगे तो आपको इस साइड में गए तो आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेगा, इस साइड में गए तो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। अब ये कहें कि सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही स्लाइट डिफरेंस के साथ में ये वनों का जो डिफरेंस है हमें देखने को मिलता है। और ये जगह है तमिलनाडु में, नाम है इसका बिलिगिरी रंगा। ओके, इसके अलावा एक चीज़ और भी मैं कहना चाह रहा था, वो ये कि एक जगह, सॉरी एक नाम है बनाना पैशन फ्रूट। हालांकि इसकी भी चर्चा पर आगे और कर लेते हैं। बनाना पैशन फ्रूट को अब याद रखिएगा। इतना कुछ जानने के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो एक मोटी मोटी हम बातें कर चुके हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो को मैं लेके जाऊंगा नहीं, इन शॉर्ट में कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि यहाँ पर बहुत सारी पादप प्रजातियाँ हैं, बहुत सारी जीव जंतुओं की प्रजातियाँ हैं जो कि एंडेंजर्ड हैं। IUCN की रेड लिस्ट में इनको शामिल किया गया है। साथ ही मैंने कहा था कि
बहुत सारे जीवों का घर है। तो हम बात करें तो यहाँ पर नीलगिरी में 3700 से अधिक पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 200 पादप प्रजातियां औषधीय है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि 200 से अधिक आपको यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज मिल जाती हैं। इनमें से वो कहता है कि 132 स्थानीय आपको फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर बॉटनी की दृष्टि से हम देखें, उनको क्लासीफाई करें, तो जो हमें नीलगिरी में जो पादप प्रजातियां मिलती हैं उनमें से 3238 एंजियोस्पर्म है, 71 प्रकार की प्रजातियां जिम्नोस्पर्म की आपको यहाँ मिल जाएंगी, और 134 प्रकार की प्रजातियां आपको यहाँ पर टाइडोफाइट्स की मिल जाएंगी। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि रियल में एज ए फ्लोरा का अगर ये एक बहुत बड़ा संघनन है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं बहुत ही डेंस अपने आप जो स्पीसीज का एक कॉग्लूमरेशन रखता है। इसका घर है पूरा पूरा पादप प्रजातियों का। बहुत ही सेंसिटिव प्रजातियां देखने को मिलती हैं और इनका संरक्षण बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो ये चीज़ हम यहाँ बात कर रहे थे। इसी प्रकार से मैंने एक बात और रखी थी, जब मैं आपसे कह रहा था कि मैं आगे आगे बात करूँगा, तो मैंने एक बात की कि एक जो शब्द यहाँ पे आता है, एक और पादप यहाँ में देखने को मिलता है, वो है पैसिफ्लोरा मोलिसिमा। पैसिफ्लोरा मोलिसिमा ये एक विशेष प्रकार का पौधा है। बेसिकली ये एंडेमिक नहीं है, बाहर से इंसिडेंटली आ गया था यहाँ पे। लेकिन इसकी खूबी ये है कि ये पौधा जब इस स्थान पे किसी भी स्थान पे उग जाता है तो इसको नष्ट करना लगभग नामुमकिन है। और जितने भी ये एंडेमिक स्पीसीज हैं, स्थानीय जो प्रजातियों के जो पौधे हैं, उनके लिए खतरा बन जाता है। इसका नाम मैंने बेसिकली इसलिए लिया है कि ये जो पौधा है, ये पौधा इस समय नीलगिरी बायोस्फीयर के लिए एक प्रकार से खतरा बना हुआ है। इसी पौधे का जो फ्रूट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसी पौधे का जो फ्रूट है वो है अपना बनाना पैशन फ्रूट, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। तो बनाना पैशन फ्रूट इसी का हिस्सा है। इसके अलावा एक गाजर घास करके अपन नाम आपने सुना होगा, लेंटारा बोलते हैं, वो घास भी यहाँ पर कई बार देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा फैल गई है। वो भी इस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के लिए बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। मोटे मोटे आगे हम बढ़ते हैं। तो पक्षी प्रजातियों की बात करें तो यहाँ पे 14 प्रकार की पक्षी प्रजातियां हैं जो कि एंडेमिक हैं। मैं वापस से बात कर रहा हूँ, वो कैसी हैं, एंडेमिक हैं, इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज टू बी रिजर्व। इनमें से मेन का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, नीलगिरी लाफिंग ब्रश, नीलगिरी वुड पिजन, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल एंड मालाबार पैराकीट। अगर हम जंतु जगत की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो यहाँ ये जो नीलगिरी है ये 100 से अधिक मैमल्स का घर है। यहाँ पर आपको जो रेप्टाइल्स मिलेंगे उसकी 80 प्रजातियाँ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। पीसीज की यहाँ पर 39 स्पीसीज देखने को मिलेंगी। एम्फीबियंस की यहाँ पर आपको 31 स्पीसीज मिल जाएंगी। बटरफ्लाई आपको यहाँ पर अगर बात करें 316 प्रकार की बटरफ्लाइज की प्रजातियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट की हम बात करें, जो कि IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड स्पीसीज के तौर पे जनरली नामांकित की गई हैं IUCN द्वारा, उनमें है नीलगिरी ताहर, लॉयन टेल मकाक, जिसे हम शेर पुच्छ बंदर के नाम से भी जानते हैं, मालाबार सीवेट, नीलगिरी मोल्टेन। ये अपनी जगह एंडेमिक है और अपने टाइप का अकेला इसी जगह पर पाया जाता है। इसके अलावा मालाबार जायंट स्क्विड है। तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही रखूँगा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपके लिए इम्पोर्टेंट भी रही होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और वीडियोस को और अच्छा बनाने के लिए जो कुछ भी आपके पास सलाह है वो आप देते रहें। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, सी यू वंस अगेन विद अनदर वीडियो।